दोपहर का समय था। रजनीश अभी अभी अपने ऑफिस से लौटा था। अपनी कार पार्किंग में लगाकर वो लिफ्ट की तरफ गया। उसने लिफ्ट नीचे लाने के लिए बटन दबाई, लेकिन बहुत समय तक खड़े रहने के बाद भी लिफ्ट नीचे नहीं आई। यार, लगता है ये फिर खराब हो गई। आज फिर सीढ़ियों से ही चढ़कर जाना पड़ेगा। रजनीश सीढ़ियों की तरफ गया। वो जैसे ही ऊपर चढ़ने वाला था, तभी लिफ्ट खुलने की आवाज आई। रजनीश रुक गया और वापस लिफ्ट की तरफ जाकर देखा तो उसके पिता अनिल लिफ्ट से बाहर आए। अरे पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? पापा, ये लिफ्ट बार बार खराब हो जाती है। अगर आपको बिल्डिंग का ओनर मिले तो उसे ये ठीक करवाने को कहना। लेकिन आपने बताया नहीं कि आप जा कहाँ रहे हैं। रजनीश ने अपने पिता से सवाल पे सवाल किए, लेकिन उसके पिता ने जवाब देना तो दूर, उसकी तरफ देखा भी नहीं और सीधा बाहर की तरफ चल दिए। रजनीश चौंक गया। अब ये पापा को क्या हो गया? रजनीश ने फिर से लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट नहीं खुली। आखिर में वो परेशान होकर सीढ़ियों से ऊपर गया। रजनीश जैसे ही अपने फ्लैट में पहुंचा, उसने देखा कि उसके फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ है। अरे ये क्या? पापा ने तो दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। रजनीश जैसे ही घर के अंदर गया, अंदर जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता की गर्दन फांसी के फंदे से बंधी पंखे से लटक रही थी। रजनीश जोर जोर से चीख पड़ा। रजनीश की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां जमा हो गए। उन लोगों ने रजनीश के पिता की बॉडी नीचे उतारी। उनकी मौत हो चुकी थी। रजनीश को इस बात से बड़ा सदमा लगा, क्योंकि उसके पिता के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। इस हादसे को कुछ दिन बीत गए, लेकिन रजनीश के लिए तो जैसे ये कल की ही बात हो। वो हर पल अपने पिता के बारे में ही सोचता रहता। ऑफिस से लौटने के बाद वो शमशान घाट में जाता और रात भर वहीं बैठा रहता। एक दिन रजनीश शमशान घाट में बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक अघोरी उसके पास आया और अपने कमंडल से भस्म निकालकर एक जगह पर छिड़कने लगा। अघोरी ने जैसे ही एक मंत्र बोला, तभी कहीं से एक काला साया आकर जमीन में समा गया। रजनीश ये सब देखकर दंग रह गया। वो अघोरी बाबा के पास गया। बाबा, अभी ये आपने क्या किया? वो काला साया आखिर था क्या? बेटा, वो एक बुरी आत्मा थी जो मरने के बाद भी भटक रही थी और लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी। इसलिए मैंने इसे हमेशा के लिए इसकी चिता वाली जगह में कैद कर दिया। अब ये कभी बाहर नहीं आ पाएगी। रजनीश को बाबा की बात पर तुरंत यकीन हो गया, क्योंकि उसने अपने पिता को मरने के बाद भी देखा था। बाबा, मेरे पिता की एक हफ्ते पहले मौत हो चुकी है, लेकिन मैंने उन्हें मरने के बाद भी महसूस किया है। बाबा, क्या आप मेरे पिता को वापस ला सकते हैं? इसके बदले जितने पैसे बोलो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप बस उन्हें वापस ले आइए, मैं आपसे विनती करता हूँ। तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई थी? बाबा, उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। देखो बेटा, तुम्हारे पिता ने अपनी इच्छा से अपनी जान दी है। इसका मतलब ये है कि वो दुनिया में दोबारा नहीं आना चाहते हैं। बाबा, मैं अपने पिता को अच्छी तरह समझता था। वो ऐसे बेवजह खुदकुशी नहीं कर सकते। उनके मरने की कोई और वजह होगी। आप बस एक बार उन्हें वापस ले आइए। मुझे पता है वो दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। अगर तुम्हारे पिता वापस नहीं आए तो उनकी जगह ऐसी बुरी आत्मा आ सकती है जिसे दोबारा जीने की चाहत हो, और अगर एक बार वो इस दुनिया में आ गई तो उसे उसकी दुनिया में वापस भेज पाना नामुमकिन होगा। क्या तुम मेरी बात समझ गए? हाँ बाबा, मैं समझ गया। ठीक है, तो कल इसी वक्त अपने पिता की अस्थियां लेकर मेरे पास आ जाना। रजनीश ने ऐसा ही किया। अगली रात वो अपने पिता की अस्थियां लेकर शमशान में अघोरी बाबा के पास आया। बाबा ने अस्थियों को अपने हाथों में लिया और मुट्ठी बंद कर ली, और जब मुट्ठी खोली तो अस्थियां राख में बदल चुकी थी। बाबा ने एक मंत्र बोला, ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै, ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै ओम। उस राख को रजनीश के शरीर में छिड़क दिया। रजनीश तुरंत बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा।
थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वो अपने घर पर अपने कमरे की बेड पर था। उसे यकीन नहीं हुआ, उसे ये सब एक सपने की तरह लग रहा था। वो मन ही मन बोला, लगता है ये सब एक सपना था। आखिर कोई मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है? रजनीश ने अपने आप को समझाया। तभी उसे अपने घर पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रजनीश भागता हुआ कमरे से बाहर आया। सामने उसके पिता थे। वो खिड़की पर खड़े बाहर देख रहे थे। रजनीश ने रोते हुए उनसे बस एक सवाल किया, पापा, आपने ऐसा क्यों किया? उसके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस रजनीश की तरफ देखा और मुस्कुराए। रजनीश ने फिर दोबारा उनसे कोई सवाल नहीं किया। उसके लिए अपने पिता को सामने देखना ही काफी था। अगले दिन रजनीश ऑफिस में अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसके दोस्त मयंक और अशोक अंदर आए। रजनीश, हम लोगों को अंकल की मौत का बहुत अफसोस है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे भूलना ही ठीक है। देख, हम लोगों ने आज रात मयंक के घर एक छोटी सी पार्टी रखी है। तू जरूर आना, हम तीनों यार मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। कोई बात नहीं यार, मैं अब वो सब भूल चुका हूँ। देखो, पार्टी आज मयंक के घर पर नहीं, मेरे घर पर होगी और तुम लोगों को जरूर आना है। रजनीश का ऐसा बर्ताव देखकर मयंक और अशोक चौंक गए। फिर रात होने पर रजनीश मयंक और अशोक को अपने घर पर लेकर आया। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। ये कहकर रजनीश अंदर चला गया। यार, तुझे रजनीश कुछ अजीब नहीं लग रहा है? उसके पिता के गुजरने पर भी वो खुश कैसे हो सकता है? मयंक, मुझे लगता है कि वो ये हादसा भूलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। हाँ यार, सही कहा तूने। यार, बहुत देर हो गई। ये रजनीश अंदर क्या कर रहा है? मैं देख कर आता हूँ। अशोक रजनीश के कमरे में जाने ही वाला था कि तभी सामने वाले कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। वो कमरा रजनीश के पिता का था। अशोक अंदर गया। कमरे में अंधेरा था। उसे कमरे में कोई नहीं दिखा। वो वापस जाने ही वाला था कि तभी कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अशोक सहम गया। उसने देखा कि एक आदमी कमरे के एक कोने में बैठा रो रहा है। अशोक सहमा हुआ उसके पास जाने लगा। वो जैसे ही उसके पास पहुंचा, अचानक उस आदमी का सिर अशोक की तरफ उल्टा घूम गया। वो एक शैतान था। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अशोक उसे देखकर डर के मारे कांपने लगा। अशोक वहां से भागने ही वाला था कि तभी उस शैतान ने अशोक के सिर को पकड़कर उल्टा घुमा दिया, जिससे अशोक की मौत हो गई। तभी उस शैतान की नजर मयंक पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। डर के मारे मयंक का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। वो बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागने लगा। तभी रजनीश ने उसे रोका। क्या हुआ मयंक? तू इतना डरा हुआ कहाँ भाग रहा है? रजनीश, तेरे घर पर एक शैतान है। उसने अशोक को जान से मार डाला। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकूंगा। मेरी मान तो तू भी भाग यहाँ से, नहीं तो वो तुझे भी मार डालेगा। लेकिन मयंक, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। वो किसी को मार नहीं सकते। क्या कहा तूने? तेरे पापा? रजनीश ने मयंक को सारी बात बता दी। मयंक उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। रजनीश, तू पागल हो गया है क्या? तूने ये क्या कर दिया? तूने जिस आत्मा को जिंदा किया है वो तेरे पिता नहीं बल्कि एक शैतान है, जिसने अशोक की जान ले ली है। मयंक, ये सब तेरा वहम है। चल, मैं तुझे दिखाता हूँ। रजनीश मयंक को अपने पिता के कमरे में लेकर आया। वहां से अशोक की लाश गायब हो चुकी थी। मयंक, देखा तूने? यहाँ कोई नहीं है। तभी रजनीश के पिता की आत्मा उन्हें दिखाई दी। रजनीश उन्हें देखकर मुस्कुराया, लेकिन देखते ही देखते उस आत्मा ने एक शैतान का रूप ले लिया। दोनों बहुत डर गए। इससे पहले कि वो भाग पाते, उस शैतान ने अपने दोनों हाथ लंबे किए और दोनों की गर्दन दबाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया।
जय किशन म्हात्रे पुलिस में एक बड़े अफसर थे। 2 महीने पहले वो रिटायर हो चुके थे और अपनी जवान बेटी टीना के साथ लोनावाला में एक बंगले में रहने के लिए आए थे। उनका एक बेटा भी था, श्रवण नाम था उसका। वो शहर के कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन रात को जय किशन अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी हाईवे पर उन्हें एक आदमी दिखा जो कि हाथ में एक झूला लिए खड़ा था। जय किशन कार रोककर उस आदमी के पास गए। वो आदमी देखने में कुछ अजीब सा था। क्यों भाई, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हो? झूला बेच रहा हूं साहब, आखिरी बचाए, लेना है? अच्छा दिखाओ तो। जय किशन झूला खरीद कर घर ले आता है। उन्हें आता देख टीना बाहर आती है। झूला देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है। वाह पापा, झूला! बंगला तो हो चुका, बस एक झूले की कमी थी, आपने वो भी पूरी कर दी। चलो इसे कल सुबह गार्डन में टांगेंगे, ठीक है? हाँ चलिए, खाना रेडी है। खाना खाकर बाप बेटी सो जाते हैं। सुबह होती है। जय किशन झूले पर बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां आता है। अरे भोसले, आओ आओ। कैसे सर आप? अरे भाई हम तो ठीक है, पर ये माया रेप एंड मर्डर का केस तुम्हें सौंप कर तुम्हारी तो हालत बिगाड़ दिया ना। बात करते करते दोनों अंदर आते हैं। दोनों अंदर निकलते ही बाहर झूला अपने आप झूलने लगता है। उसकी कर कर की आवाज बड़ी खौफनाक है। अंदर सोफे पर बैठकर दोनों बातें करते। माया ही नहीं, उसके पिता की भी हत्या हुई है। हाँ मैंने पढ़ा अभी अखबार में। तभी टीना चाय लेकर आती है। हाय टीना, कैसी हो बिटिया? मैं तो ठीक हूँ अंकल, लेकिन अगर आप रात को खाने पर नहीं आए तो फिर कुछ ठीक नहीं होगा। अरे अरे ऐसा मत कहो बेटी, अब तो रोज आना जाना रहेगा तुम्हारे घर। ये केस निपटने तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। हाँ सच्ची अंकल? सच्ची बच्ची, विश्वास नहीं आता तो पूछो अपने पापा से। हाँ रहने दीजिए, आप हमेशा यही कहते हैं और फिर काम होते ही भाग जाते हैं। ये तुमने खूब पहचाना बेटी। सर श्रवण कैसा है? कहाँ है अब वो? अभी पूना में इंजीनियरिंग कर रहा है, कल आने वाला है। अरे वाह, फिर तो उससे भी मिलना हो जाएगा, बहुत बड़ा हो गया होगा अब तो। हाँ उनकी ऐसी बातें चल रही होती हैं। तभी टीना खिड़की के पास जाकर बाहर गार्डन ऐसी देखती है। अचानक झूला जोर जोर से झूलने लगता है। टीना खिड़की से झूले को देखती रहती है। चलो सर मैं निकलता हूं, बाय बेटा। लेकिन टीना का ध्यान झूले पर ही अटका है। आधी रात में टीना का फोन बजता है। जय किशन बेडरूम में सो रहे होते हैं। हाँ रितेश, पापा सो गए? हाँ आ जाओ, मैं गार्डन हूँ। गार्डन में झूला झूल रहा है। टीना झूले की तरफ भागती है, झूले पर बैठ जाती है। थोड़ा झूलने के बाद अचानक टीना का रवैया बदल जाता है। उसके बाल खुलकर हवा में उड़ने लगते हैं। उसकी आंखें एकदम बदल जाती हैं। वो जोर जोर से झूला झूलकर हवा में उड़ने लगती है। उसकी आंखें गेट की तरफ गड़ी रहती है। बाइक से रितेश आता है। बाइक रोककर अंदर आकर टीना को देखता है और मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ता है। रितेश को देखकर झूला एकदम रुक जाता है। टीना अजीब आवाज में रितेश को पुकारती है। आओ रितेश, बैठो झूले पर, आओ। टीना डार्लिंग ये क्या मजाक है? ऐसा कहकर रितेश टीना के पास झूले की तरफ आता है तो टीना तेज झूले से उसे हवा में उड़ा देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर रितेश डरता है, तेजी से बाइक लेकर भागता है। थोड़ी देर बाद बाइक स्लो करता हुआ चैन की सांस लेता है।
तभी उसे मिरर में दिखता है कि झूले पर बैठी टीना उसका पीछा कर रही है। वह और तेज भागता है, लेकिन झूला तेजी से उसकी ओर आता है और टीना रितेश को हवा में उठाकर झूले के साथ अंधेरे में तेजी से निकल जाती है। दूसरे दिन टीना बिस्तर पर बेहोश लेटी है। डॉक्टर जांच करते हैं। जय किशन बड़ी टेंशन में। घबराने की बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन लगवा दिया है, 2 घंटे में होश आ जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, उसे हुआ क्या है? सुबह कह रही थी सर चकरा रहा है, अब देखो ऐसे बेहोश पड़ी है। डोंट वरी, यहाँ के वातावरण की आदत नहीं होगी ना, इसी वजह से ऐसा हो सकता है। आदत हो जाने पर सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। और अगर बात नहीं बनी तो अस्पताल शिफ्ट करवा देंगे। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे रिपोर्ट करते रहिए। तभी श्रवण आता है। पापा, टीना कैसी है? वो ठीक है, जाओ डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ाओ। श्रवण डॉक्टर को बाहर छोड़ता है, वो गेट लगाता है। तभी झूला जोर जोर से झूलने लगता है। श्रवण झूले की ओर देखता है और अंदर टीना एकदम आंखें खोलती है, बहुत डरावनी। रात को श्रवण नींद से उठता है, बाहर गार्डन में आता है, झूले पर बैठी हुई टीना को देखता है। टीना, इतनी ठंड में क्या कर रही है तू? बीमार है तू? चल अंदर। वो टीना की तरफ बढ़ता है और अचानक झूला रुक जाता है। आओ भैया, बैठो झूले पर, आओ। ये सुनकर डर के मारे श्रवण के पैर जमीन में ही फंस जाते हैं। एकदम झूला टीना के साथ आता है, श्रवण को उठाकर आसमान के अंधेरे में खो जाता है। हॉल में जय किशन ये देखता है और ये देखकर दंग रह जाता है। सुबह होती है, सफेद कपड़े में श्रवण की लाश हॉल में रखी गई है। कुछ रिश्तेदार शोक मना रहे हैं। जय किशन इंस्पेक्टर के साथ बैठा है। एक बंद कमरे के अंदर टीना लेटी है। जरा बाहर आएंगे? जय किशन और इंस्पेक्टर गार्डन में झूले के सामने आते हैं। सर, मैंने आपको बताया नहीं, श्रवण से पहले टीना का बॉयफ्रेंड रितेश और माया के रेपिस्ट की लाश भी उसी बंगले में पाई गई है, जिसने माया और उसके बाप की हत्या कर दी थी। इसी झूले पर ये सारी लाशें टंगी थी। कल रात आपने जो देखा, इससे तो ये साफ है कि ये भूत प्रेत का मामला है। वैसे तो मैं भूत प्रेत में मानता नहीं हूँ, लेकिन कल जो मैंने देखा उसमें मेरा बेटा नहीं रहा, मेरी टीना। कुछ भी करो, लेकिन उसे बचाओ। आपने जिससे झूला खरीदा है, क्या ये वही है? हाँ, ये तो 10 दिन पहले ही मर चुका है। क्या? हाँ सर, यही माया का बाप है, जिसकी माया के साथ हत्या हुई थी। सर, माया की लाश भी इसी झूले पर पाई गई थी। बाप अंदर सोफे पर मरा हुआ मिला। मतलब रेपिस्ट ने पहले बाप को मारा, बाद में रेप करके झूले पर ही माया की हत्या कर दी। हत्यारे को मारकर इनका बदला तो पूरा हुआ, फिर भी इनके अंदर गुस्से की आग अभी तक शांत नहीं हुई। इसीलिए झूले के जरिए माया और उसका बाप बेकसूर नौजवानों को खौफनाक मौत दे रहे हैं। सर, ना जाने आज किसका नंबर आएगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं समझ चुका हूं और जानता हूं कि इन्हें अब कैसे रोकना है। रात होती है, बेहोश टीना जाग जाती है, दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है। किशन उसे रोकता है तो उसे धक्का देकर दूर फेंक देती है। बाहर आकर झूले पर बैठकर तेजी से झूला झुलाती है। झूला हवा में जाते ही अचानक टीना हवा में उठती है और धप करके जमीन पर गिर जाती है। जय किशन बाहर आकर देखता है और जमीन पर गिर जाता है। टीना की लाश से खून बह रहा है, झूला झूल रहा है और जय किशन मुस्कुरा रहा है। इधर इंस्पेक्टर एक तांत्रिक बाबा को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा होता है, तभी अचानक उसका फोन बजता है। व्हाट? क्या हुआ? माया ने टीना को खत्म कर दिया और जय किशन घर से गायब है।
हाईवे पर एक कार जा रही है जिसमें एक कपल बैठा है। बंगला तो ले लिया, लेकिन बेबी का क्या? बेबी बनाने के लिए बंगले में जाना पड़ेगा मेरी जान। मैं कार में तुम्हें बेबी नहीं दे सकता। नॉटी। अरे इतनी रात ये हाईवे पर कौन क्या बेच रहा है? गाड़ी रोककर दोनों उतरते हैं और उस आदमी के पास जाते हैं। क्या भाई, क्या बेच रहे हो? चूल्हा बेच रहा हूँ साहब, चूल्हा बेच रहा हूँ साहब, चूल्हा बेच रहा हूँ साहब। आगरी बचाए, आगरी बचाए, लेना है, लेना है। रात का वक्त था। वृषभ और दामिनी हाईवे से जा रहे थे, तभी उन्हें हाईवे पर झूला बेचता जय किशन दिखता है। दोनों उतर जाते हैं, जय किशन से झूला खरीदते हैं और वापस अपनी कार में बैठकर घर की तरफ निकल जाते हैं। जय किशन उनकी जाती कार को देखकर जोर जोर से हंसते हुए भूत बन जाता है। कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, झूलते झूलते मरेंगे। हंसते हंसते अचानक जय किशन रोने लगता है। इसी झूले पर मेरी बच्चे का रेप करके मार दिया था। कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, सबका बदला लेगी वो। तभी पीछे से इंस्पेक्टर भोंसले आता है और जय किशन को गोली मार देता है। भोंसले, तूने मुझे नहीं, जय किशन को मार दिया है। मैं तो भूत हूं, मेरी बच्ची माया भी भूत है। माया और मैं मिलकर किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे। जय किशन की लाश जमीन पर गिर जाती है, भूत मुक्त हो जाता है। माफ कीजिए सर, मैं आपको नहीं मारता तो ये भूत आपके शरीर का दुरुपयोग करता। मैं आपको और आपकी फैमिली को तो नहीं बचा सका, लेकिन मैं और जाने नहीं जाने दूंगा। हे भगवान, ये झूला आप किसके घर पहुंचा है पता नहीं। इधर वृषभ और दामिनी गार्डन में झूला टांग रहे हैं। वृषभ जल्दी करो, झूला झूलने के लिए मैं मरी जा रही हूँ। अरे जरा ठहरो, ठीक से टांगने तो दो। चलो हो गया, मेरी बारी। ऋषभ ये तो चीटिंग है, पहले मुझे झूलना है। अरे ये क्या बात हुई, झूला मैंने टांगा है, पहला एक तो मेरा बनता है। वृषभ और दामिनी का झगड़ा चल रहा है, तभी दामिनी की बहन मोना आती है। दीदी, जीजू, सरप्राइज। अरे मोना, तुम कब आई? खबर तक नहीं की। खबर करती तो आपको सरप्राइज कैसे मिलता? क्या सरप्राइज दिया है साली साहिबा? जीजू, डोंट कॉल मी साली ना, कॉल मी मोना। ओह नो मोना डार्लिंग। चलो अंदर चलते। तीनों अंदर चले जाते हैं, तभी झूला झूलने लगता है। हेलो, सुनो मेरी बात। वो झूला बेचा गया है, किसी ने उसे खरीद कर टांग भी दिया होगा। तुम फौरन लोनावला के सारे लोकल न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर खबर फैला दो कि उस झूले को जिसने भी खरीदा है फौरन पुलिस को खबर करे। हमें आज ही उस झूले को मिटाना होगा। हेलो हेलो। अचानक रेंज को क्या हो गया? तभी भोंसले के शरीर में भूत का प्रवेश होता है। भोंसले का रवैया बदल जाता है। वृषभ और दामिनी मिलकर हॉल में बैठे हैं। हमारी मोना डार्लिंग क्या है? आपकी मोना डार्लिंग बाहर झूला झूल रही है, उसे डार्लिंग कहते हो, मुझे तो कभी नहीं कहते। ऋषभ, मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ और तुम मोबाइल में बिजी हो। ऐसा क्या है इस मोबाइल में? दामिनी, हमने झूला खरीदकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों, क्या हो गया? अभी अभी सोशल मीडिया पर पुलिस का मैसेज फॉरवर्ड हुआ है कि इस झूले की वजह से लोनावला में 5 लोगों की मौत हुई है, क्योंकि ये झूला भूतिया है। जिसने भी खरीदा है फौरन पुलिस को फोन करे। ऋषभ, मोना, ऋषभ भागो, मोना को खतरा है। दोनों गार्डन की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि भोंसले झूले पर बैठा है और मोना उसकी गोद में झूला झूल रही है। मोना भागो वहां से, खतरा है तुम्हें। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे भाई, पुलिस तुम्हारे सामने है,
और तुम पुलिस की बात करते हो? क्या चाहते हो तुम? मोना तेजी से गोद से उठ जाती है और अजीब आवाज में बोलती है, बदला चाहती हूँ, बदला। बड़ी बेरहमी से मुझे और मेरे बाप को मार दिया था। अब इस चूल्हे के जरिए हम सबको बेरहमी से मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मोना, ये क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी दीदी और ये तुम्हारे जीजा जी। मोना प्लीज वापस आ जाओ। मैं मोना नहीं, माया हूँ, और तुम दोनों मेरे रिश्तेदार नहीं, शिकार हो। ऐसा कहकर झूला हवा में एकदम उठ जाता है और मोना दामिनी को पकड़कर झूले के साथ घसीटने लगती है। ऋषभ, बचाओ, बचाओ मुझे। तुम जो कोई भी हो, मेरी पत्नी को छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा रे तू? रुक जाओ, देखो मैं क्या करता हूं। ऐसा कहकर वृषभ अंदर भागता हुआ जाता है और एक रुद्राक्ष की माला लेकर आता है। ये देखो, अब तुम बच नहीं सकते हो। ऐसा कहकर वृषभ आगे बढ़ता है। माला के प्रभाव में मोना दामिनी को छोड़ देती है। भोंसले और मोना तड़पने लगते हैं। यहां से चलो बेटी, इन्हें बाद में देखते हैं। ऐसा कहकर दोनों भूत मोना और भोंसले को मुक्त कर देते हैं। बहुत बड़ा झटका खाकर मोना और भोंसले नीचे गिर जाते हैं। वृषभ और दामिनी मोना को संभालते हैं। दीदी, जीजू, आप यहाँ? मुझे क्या हो गया था? मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हो गया था। आप कौन है? मैं इंस्पेक्टर भोंसले। मैं माया रेप एंड मर्डर केस का इंचार्ज हूँ। माया? वो भूत? हाँ, माया और उसके पिताजी का मर्डर हुआ था। माया का रेप करके उसे इसी चूल्हे पर मार दिया गया था। तब से इस चूल्हे पर माया की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उसका भूत बाप और भूतनी माया ने मिलकर बदला लेने के बहाने 5 लोगों को चूल्हे के जरिए मार दिया है। आपने अगर आज ये चूल्हा खरीदा ना होता तो शायद ये सब कुछ ना होता। मोना और मुझे उन भूतों ने वश में कर लिया था। अगर आप ये माला ना लाते तो आज हम सब भी मारे जाते। ये माला मेरी दादी ने मुझे दी थी। पहले मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, पर आज इस माला ने हमें बचाया है। अभी भी खतरा टला नहीं है। वो दोनों आसपास ही होंगे, सावधान रहो। थैंक गॉड ये दादाजी की माला तुम्हारे पास थी ऋषभ, नहीं तो आज क्या से क्या हो जाता। ऋषभ, जरा माला दिखाओ तो। हाँ, ये लो, देखो। ये माला तो बड़ी पुरानी सी लगती है। हाँ, बहुत साल पहले दादी को एक पंडित जी ने दी थी। अगर ये माला मैं फेंक दूं तो? ये क्या कह रही हो दामिनी? दामिनी जोर जोर से हंसने लगती है। मैं दामिनी नहीं, माया हूँ। अचानक वृषभ झटका खाता है और हंसने लगता है। ये माला फेंक दो। दामिनी माला फेंक देती है और हंसने लगती है। ये क्या किया दीदी आपने? जीजू, आप दोनों को क्या हो गया है? ओह नो, दोनों को भूत ने वश में किया है। बिल्कुल ठीक पहचाना इंस्पेक्टर। तुम्हें क्या लगा था इस माला से तुम बच जाओगे? इस पुरानी माला की शक्ति खत्म हो गई। अब यह माला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माला ही नहीं, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। मोना भागो, जान बचाओ अपनी। वृषभ और दामिनी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। इधर भोंसले और मोना भागते भागते जंगल में आते हैं। मोना थककर रुक जाती है। बस इंस्पेक्टर साहब, मैं और नहीं भाग सकती। मोना भागो, वो हमारे पीछे आते ही होंगे। जंगल में वो आसानी से पकड़ लेंगे। यहाँ से शॉर्टकट लेकर प्रभु शिव के मंदिर चलते हैं। वहां पहुंच गए तो बच जाएंगे। तभी भोंसले देखता है कि झूला उड़ता हुआ पीछे आ रहा है और उस पर दामिनी और वृषभ भूत बनकर बैठे पीछा कर रहे हैं। मोना भाग, वो आ गए। भोंसले मोना का हाथ पकड़कर तेजी से जंगल के रास्ते भागने लगते हैं।
कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। झूला उनके ज्यादा करीब आ जाता है और वृषभ भोंसले को पकड़कर हवा में ले जाता है। भागो मोना, रुको मत, मंदिर सामने ही है। वृषभ भोंसले को छोड़ देता है। भोंसले जमीन पर गिरता है और उसका सर फट जाता है, लेकिन मोना रुकती नहीं है, वो भागती रहती है। मोना भागते भागते मंदिर तक पहुंच जाती है। मंदिर की घंटियों से आवाजें आने लगती हैं। झूला करीब आता है। वृषभ और दामिनी मोना को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। तभी आगे एक तांत्रिक दामिनी और वृषभ पर भस्म छिड़कता है और झूला नीचे गिर जाता है। जय शिव शंभू, तुम दोनों बाप बेटी ने न जाने कितने लोगों की जान ली है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। बेटी, मंदिर से प्रज्वलित ज्योति ले आओ। कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाभुवुर् ओम सहजुहो ओम स्वाहा। मंत्र पढ़ते हुए अपने चारों ओर एक शक्ति का घेरा बना लेता है और बच जाता है। तांत्रिक अपनी शक्ति से दोनों बाप बेटी पर वार करता है। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। इतने में मोना ज्योति लेकर मंदिर से आ जाती है। बेटी, जल्दी से ज्योति से ये झूला चला दो। मोना झूला चला देती है और दोनों बाप बेटी वृषभ और दामिनी के शरीर छोड़ देते हैं। बाप बेटी चिल्लाते हैं और भस्म हो जाते हैं। वृषभ और दामिनी होश में आ जाते हैं। बाबा, इंस्पेक्टर भोंसले ने मुझे बताया था कि आप उनकी मदद कर रहे हैं और तभी हम उनकी मदद के लिए मंदिर की ओर आ रहे थे, पर रास्ते में ही इंस्पेक्टर भोंसले की हत्या हो गई। तुम सब अब सुरक्षित हो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय शिव शंभू।